नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बीच बहस, और इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे खास मुद्दे पर कि वक्फ पर विपक्ष का क्या है मकसद। क्योंकि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने वक्फ पर संशोधन बिल लेकर आई है, तभी से विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव का भी इस पर बयान आया है, कांग्रेस का भी इस पर बयान आया है, और जो तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है सभी के बयान आए हैं। जो केसी वेणुगोपाल है, उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि ये मुस्लिम विरोधी एक्ट है। इसके अलावा जिस प्रकार से अखिलेश यादव का स्टैंड रहा है, उनका संसद में बयान रहा है, कहीं ना कहीं उनका कई फैक्टर है जो काम कर रहे हैं। वो अपने ही पिता की भांति, मुलायम सिंह की भांति, इस बिल के विरोध में खड़े नजर आए हैं, जिस पर आज हम खास मुद्दे पर बात करेंगे। ऋषिका, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल जब से आया है, विपक्ष का एक अलग ही रवैया है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने इसमें जो सुधार के काम उठाए हैं, क्या लगता है आपको कि वो नहीं होने चाहिए थे? बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी। जिस तरह से इस बिल को लेकर विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस बिल को जेपीसी में भेज दिया है, इसको लेकर भी अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने किसी बिल को स्वीकृत कराए बिना उसे जेपीसी में भेज दिया। विपक्ष कई चीजों को लेकर, कई बिलों को लेकर जेपीसी में भेजने की मांग विपक्ष की रही है, लेकिन ये पहला बिल होगा जो जेपीसी में भेजा गया है। इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के सामने हथियार डाल दिए हैं, या फिर बीजेपी की इस बिल को जेपीसी में भेजने के पीछे कोई और रणनीति है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद है। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद है। अजय श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार नीरज तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। नीरज जी, बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का एक बार और मैं भी स्वागत करता हूं। प्रकाश जी, जिस प्रकार से हम इस बिल के विरोध में जो सुर देख रहे हैं विपक्ष के, क्या वो सही है? क्या जो संशोधन किया गया है, क्या वो वाकई मुस्लिम विरोधी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपना स्टैंड रखा है इस बिल को लेकर की, अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास में इस बिल को भेज दिया गया है। ये पहली बार है, जैसा कि ऋषिका ने भी बताया कि पहली बार है 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार का कि कोई बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। आखिर विपक्ष का इतना ऐसा रुख क्यों है, ये रवैया क्यों है? जी, आप इसमें विपक्ष की गलत भूमिका देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी देख रहे हैं? आप देखिए, 10 साल तक तो निरंकुशता से सरकार चली, अध्यादेश लाला के उन्होंने काम चलाया और एक तरफा बिल बनाए। अभी जब हम क्रिमिनल कानून की बात कर रहे हैं, वो भी लागू कर दिए बिना किसी बहस के, और एक तरफा लागू कर दिए। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम ह्यूमैनिटी को यदि मानते हैं तो हम यदि एक्टिविस्ट हैं, एक आम नागरिक के तौर पे यदि माने, एक विद्वान ने कहा कि किसी अन्य जगह पे होने वाला अन्याय अन्य दूसरे क्षेत्र के न्याय के लिए खतरा होता है। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है। जेपीसी पहले भी बहुत से मामले जाना थे और अभी भी न्याय दिखना चाहिए। हम यदि कांग्रेस पर तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, तो कहीं हम हिंदू तुष्टीकरण की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है, बहस होगी उस पर। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। जो आज जो उन्होंने कमेटी गठित की है जेपीसी की, उसमें मुस्लिम वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है, बाकी लोगों को भी दिया है। उस पर चर्चा होगी, उस पर गहन मंथन होगा, और कहीं ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग को लग रहा होगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा, तो उसमें संशोधन होने की गुंजाइश है। और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो अच्छी परंपरा है। विपक्ष की भूमिका को हम नकारात्मक नहीं ठहरा सकते इसमें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसमें जो बदलाव किए गए हैं, देखिए 4 बड़े बदलाव मैं आपको बता दूं कि देखिए पहले नियम था कि सेक्शन 14 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है, तो उस जमीन पर दावा करने का जो अधिकार था वो सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही किया जा सकता था। लेकिन अब इसे देखिए रेवेन्यू कोर्ट में कर दिया है। इसके अलावा इससे हाई कोर्ट में भी कर दिया गया है। बदलाव अगर हो रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं, बदलाव बिल्कुल अच्छी चीज है। ये जो एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था, जो कि आपने एक वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट बना दिया, उसमें कोई हिंदू या दूसरे धर्म के व्यक्ति की भी यदि उन्होंने वक्फ संपत्ति घोषित कर दी, तो फिर वो उन्हीं के ऊपर रहता था, उसकी अपील नहीं होती थी। ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। तो अब वहां तक ठीक है, वो बहुत अच्छा संशोधन है यदि वो किया है तो। लेकिन वहाँ कुछ आपत्तियां दूसरे तरह की भी हैं कि एक तो आपत्तियां, देखिए पहला जो मामला था कि अगर वक्त ट्रिब्यूनल कोर्ट में अगर ये मामला जाता है और उसने अगर जो फैसला सुना दिया वो ही अंतिम फैसला है, उसके खिलाफ में कहीं अपील नहीं की जा सकती। वही कह रहा हूँ, इतने सालों तक अब हाई कोर्ट में अपील की जाती है, रेवेन्यू कोर्ट में अपील की जाती है, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, ये होना था, ये गलती रही इतने वर्षों में। क्या है कि हम न्याय सबके लिए बात करते हैं, तो ये इनजस्टिस था लोगों के साथ कि आप किसी की भी संपत्ति दबा दी और उसको अपनी घोषित कर लिया और उसको कोई दावा नहीं। अपील करना तो एक आपका मौलिक अधिकार होना चाहिए। मुस्लिम विरोधी कैसे हुआ? मैं नहीं, ये मुस्लिम विरोधी नहीं है।
मुस्लिम विरोधी क्या है मैं अगले दौर पे आपको बताऊंगा ठीक है। कि हाँ ठीक है प्रकाश जी, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ठीक है, अगर क्योंकि पहले जो हमने 10 सालों में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर कोई भी बिल संसद में पेश किया गया तो उसे पास जरूर कराया गया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जिस बिल को जेपीसी में भेजा गया है। लेकिन अब इसको लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। शिवाजी तिवारी जी, आप ही के पास में आ रही हूँ इस सवाल को लेकर। जिस तरह से ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसे जेपीसी में भेजा गया है, यानी इस पर चर्चा होनी है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्योंकि अभी भी इस बिल को पास कराया जा सकता था, लेकिन किसी के विरोध करने से पहले ही, मतलब विरोध तो उस पर हुआ लेकिन जेपीसी की मांग करने से पहले ही उस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। इसके पीछे क्या कोई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इसे चर्चा किया भी जा सकता था और इसे पास भी कराया जा सकता था। बिल्कुल। आप थोड़ा सा देखिए कि उससे 5-6 दिन पहले जाति जनगणना की बहुत चर्चा हो रही थी। हाँ। आज हम जाति जनगणना की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम वक्फ बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड, जब हमने इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश किया तो पता चला कि हमने इसको दूसरे एंगल से देखा कि पता चला कि ये हमेशा राजनीति का शिकार हुआ है, हमेशा ये वोट बैंक के लिए काम करता रहा है। आप ये समझिए कि 1954 में पहली बार ये सदन से पारित हुआ, 1995 में इसमें संशोधन किए गए, फिर हमेशा संशोधन में इसको ताकत दी गई है, और फिर उसके बाद जाते जाते कांग्रेस 2013 में इसको फुल फ्लेश में पावर दे दिया। इतनी पावर दे दिया कि देश में और किसी संस्था के पास इतनी शक्ति है ही नहीं जितनी शक्ति इनके पास है। आप ये सोचिए, किसी जमीन पे यदि दावा कर दें कि ये वक्फ की जमीन है तो जिसकी जमीन है उसे देना है जवाब, वक्फ नहीं दे सकता। वो कहता भैया हमने बोल दिया तो मेरी है तो है। ओरिजिनल में इस संस्था को बनाया गया है कि जिन लोगों को जरूरत है, जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आए पार्टीशन के दौरान, उनको जरूरत थी जमीनों का, तो उनको आज तक उस जमीन की जरूरत के हिसाब से नहीं मिला है। केवल इसमें 200 परिवार, ज्यादा से ज्यादा 200 परिवार ऐसे हैं जो इस पे राज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ आप मुझे बता दीजिए, 56 मुस्लिम कंट्रीज है, कहीं ऐसी व्यवस्था है जो भारत में ऐसी व्यवस्था है इस संस्था के माध्यम से? मेरा ये कहना है इस पे संशोधन अच्छे से करने के बाद जो समाज हित में, राष्ट्र हित में अच्छा कार्य हो सकता है उस पर एक्शन लेना जरूरी है। यदि अब समय आ गया है, जब जरूरत थी तब उन्होंने, जैसा स्थिति हुई, कांग्रेस ने चाहे उसे वोट बैंक में इस्तेमाल करे, चाहे वो कैसे करे, आज उनको दर्द क्यों हो रहा है? उनको दर्द होना ही नहीं चाहिए। उनको अच्छे पॉजिटिव पॉइंट पे चर्चा करनी चाहिए कि इससे देश का भला हो सकता है। यहाँ डायरेक्टली विरोध पे आ जाते हैं बिना उस बिल को पढ़े हुए। कई दफा ऐसा होता है, जाना कुछ भी नहीं उसके बारे में, लेकिन कमेंट पहले कर देना है। बिल्कुल, ये स्थितियां भारत में बड़ी विचित्र हो चुकी बिल्कुल हैं। ठीक है। और देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब अमेंडमेंट हुआ है इसमें। 1954 में इसमें अमेंडमेंट हुआ नहीं, और उस टाइम आया था। 2013 में अभी आपने ही बताया है कि कांग्रेस सरकार ने इसमें असीमित अधिकार देकर चली गई। यूपीए की सरकार ने शक्तिशाली व्यक्ति को इस पर कब्जा उसी समय से हो गया था, और उसी के बाद से भ्रष्टाचार के आरोप वक्फ बोर्ड पर लगने अब उसमें एक चीज और सुनिए, अच्छी चर्चा आपने छेड़ दी जी कि 30 वक्फ बोर्ड हैं, शिया सुन्नी दोनों मिला। अब सुन्नी ने कहा कि ताजमहल जो बना हुआ है ना, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। हाँ, आजम खान की जमीन आपको पता होगा वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया था, योगी जी ने उसको छुड़वा के उनको वापस किया। ये भी स्थिति है। अब कहोगे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, तो योगी जी को क्या पड़ी छुड़वाने के लिए? और अगर इसमें एक्ट में अगर संशोधन नहीं होता तो क्या ये वक्फ बोर्ड के खाते में चले जाते? बिल्कुल जाता। ठीक है। अजय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि ऋषिका ने भी बताया कि ये पहली बार है 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास में कोई बिल गया हो। अब इसमें 2 प्रकार के सवाल उठे हैं कि क्या बीजेपी की इसके पीछे कोई रणनीति है, जैसा कि नीरज तिवारी सर ने भी इसके बारे में बताया। लेकिन दूसरा सवाल इसमें यह भी उठा कि क्या विपक्ष के सामने मोदी सरकार ने हथियार डाल दिए हैं? देखिए, जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड 1935 में अविभाजित भारत में बना था, और 1954 में फूल वाले चाचा नेहरू जी ने, उन्होंने इसकी फोटोकॉपी जो थी अविभाजित भारत के वक्फ बोर्ड की, वैसी की वैसी 1954 में लागू करके यहाँ वक्फ बोर्ड बना दिया।
उस के कारण जो हिंदुस्तान में जो हुआ विवाद हुआ, जब अविभाजित भारत था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आबादी थी वो 21% थी, और मुसलमानों को जो भूभाग दिया गया वो दिया पाकिस्तान के लिए, वो दिया गया 30.5, और जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था उसमें केवल 8 या 10% लोग गए, बाकी 90% यहीं रह गए। तो जो था वहाँ पे जो 20% मुस्लिम थे, बांग्लादेश में 30% थे, आज वहाँ पर 9% बचे हैं। पाकिस्तान में जो 15% थे उनकी संख्या 1.5% बची है। तो वो जो हुआ वो कभी नहीं हुआ। दूसरी चीज क्या हुआ कि एक हिंदू नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, वो हुआ था 8 अप्रैल 1950 को। जब वो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था कि भाई जो हित हैं मुसलमानों के वो हिंदुस्तान में सुरक्षित रहेंगे और वो यहाँ रहेंगे, तो ठीक उसके 6 महीने बाद एक जो पाकिस्तान के कानून और श्रम मंत्री थे जोगिंदर नाथ मंडल, उन्होंने कहा कि देखिए हमसे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आप हमारे यहाँ के श्रम और कानून मंत्री बनिए, आपको वही दर्जा मिलेगा जो डॉक्टर अंबेडकर को भारत में मिला हुआ है। तो और उन्होंने बताया कि हमसे कहा था कि हम दलितों की रक्षा करेंगे, और उन दलितों की रक्षा के कारण जो 6 हिंदू बहुल जिले थे पूर्वी पाकिस्तान में, वो चले गए बांग्लादेश, वो चले गए पूर्वी पाकिस्तान में जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो उसके कारण जो मुस्लिम आबादी थी उन्होंने कहा नहीं, ये दलित तो उनके साथ हैं, और इसके कारण जहाँ पे 90% हिंदू आबादी थी वो जिले भी मतलब पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। तो ये जो बंटवारा हुआ, बंटवारे से लेके जिस बात तक रही, एक कांग्रेस जो थी उसने सबसे पहले जो भारत विभाजन का प्रस्ताव जो था वो जून 1947 में स्वीकार किया था। तो जो शुरू से जो कांग्रेस की बात रही है, चाहे विभाजन की बात रही हो या कुछ रही हो या चाहे वो हो, तो उन सारी बातों में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी शुरू से जो गलत भूमिका रही है, और फिर उन्होंने जो संशोधन करते गए, उन्होंने जो एक अपना वो ये जानते थे कि यदि हम वोट बैंक मजबूत करके रखते हैं तो वोट बैंक मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो यूनाइटेड नहीं है, वो जातियों में बटा हुआ है, और ना हिंदू जो है वो अपने जाति और धर्म के लिए इतना करता है। तो उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो हम इनके वक्फ बोर्ड को पकड़े। तो उन्होंने उस वक्फ बोर्ड के लिए 95 में संशोधन किया, फिर 2013 में उन्होंने संशोधन किया, और उसको वक्फ बोर्ड को जो है इतना मजबूत किया, ऐसा मजबूत किया कि उन्होंने एक तरह से बंदर के हाथ में उसरा दे दिया। जिस वक्फ बोर्ड के पास में 2013 में लगभग जो जमीन थी वो 3.5 लाख हेक्टेयर थी और 1 एकड़ थी, और आज वक्फ बोर्ड के पास में 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन है। 9.5 लाख 9.5 लाख आप बता रहे हैं कि 9.5 लाख है, जो कि आधे पंजाब के बराबर है। यदि पंजाब का वो किया जाए तो हाँ 5 दिल्ली आ जाए, उसमें 3 दिल्ली आ जाए, ये इस टाइप से है। देखिए दूसरी चीज जो है कि जो वक्फ बोर्ड का संशोधन जो वाली बात है कि इतनी संपत्ति, सबसे ज्यादा जमीन है सेना के पास में, सेना के पास में 20 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास में 12 लाख एकड़ जमीन है, और वक्फ बोर्ड के पास में 9.5 लाख जमीन कहाँ से आ गई। और यहाँ तक नहीं, दूसरी चीज आप मेरी बात सुनिए, दूसरी बात आप मेरी सुनिए कि जो इनके कब्जे देखिए कि जो द्वारका है, द्वारका में एक भेंट द्वारका जगह है। भेंट द्वारका वो जगह है जहाँ पर कि सुदामा जी जो है श्री कृष्ण से जाके मिले थे और उन्होंने तंदूल दिए थे। अब वो जो है द्वारका से आप वहां से ओखा स्टेशन से समुद्र पार करके जहाज के द्वारा भेंट द्वारका जाइए। भेंट द्वारका की स्थिति ये थी कि वहां की आबादी थी 10,000 और उसमें 8,000 मुस्लिम थे और उनके शिप से जाते थे वहां पे। तो वो जो भेंट द्वारका थी, उन्होंने मुस्लिमों ने वहां पे लगभग 350 के करीब मजार और मस्जिद बना दी, और इतनी मस्जिद बनाने के बाद में वो उस जगह को भेंट द्वारका की जगह भेंट शरीफ कहने लगे, और उन्होंने उस वक्फ बोर्ड से के द्वारा उन्होंने ये कहा कि ये जमीन जो है ये मुसलमानों की है। क्यों देखिए स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, तो भेंट द्वारका आ रही थी जब वो हाई कोर्ट ने उन्होंने भेंट द्वारका वालों ने कहा। अजय श्रीवास्तव जी, समय के साथ तब्दीली जरूरी थी, क्योंकि अब जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनों और संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाने लगा था, अवैध कब्जे उस पर व्यक्तिगत रूप से किए जा रहे थे, इन सभी में संशोधन की जरूरत थी, और कहीं ना कहीं उसका ऑडिट अगर कराया जाएगा तो जिस उद्देश्य से उस वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ है,
चैरिटी के लिए उस समुदाय को वक्फ बोर्ड का लाभ मिलने लगेगा। और चलिए हमारे साथ एक और मेहमान राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ गए। देवदत्त जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर, और आपके पास ही मैं आ रही हूँ। देखिए आज चर्चा इस पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कल संसद में पेश किया गया और इसको लेकर तमाम जो विरोध हुआ, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या फिर इन दोनों पार्टियों को मिलाकर 9 पार्टियों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया कि ये संशोधन बिल नहीं लाना चाहिए। कहीं ना कहीं अब जैसे ओवैसी की तरफ से ये किया गया कि केंद्र सरकार जो है वो मुसलमानों के दुश्मन है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उनके धर्म में इंटरफेयर किया जाए, तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन अब इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया बीजेपी की ओर से। इसके पीछे क्या रणनीति है? विपक्ष जिस तरह से इसका विरोध कर रहा है उसके पीछे क्या रणनीति है, इस पर आज चर्चा। और इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। अखिलेश यादव जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इसका विरोध कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये विरोध किया जा रहा है पार्टियों की ओर से, पूरे विपक्ष की तरफ से। और बीजेपी ने इसको जेपीसी में भेजा है, इसके पीछे क्या रणनीति है? क्योंकि ये पहली बार हुआ है, बीजेपी 10 सालों में जितने भी बिल लेकर आई है उसे पास कराया, इस बार भी इसे पास कराया जा सकता था, लेकिन इस बार इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। देवदत्त जी देखिए, जिस तरह से हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि अब देश में बुनियादी मुद्दों की बजाय, चाहे वो सदन में उठाना हो, बयान देना हो, अब जो राजनीतिक दलों ने एक शॉर्टकट रास्ता जाति और धर्म का निकाला है कि कोई एक इशू ऐसा निकालो और उस पर हवा दो, उस पर ध्रुवीकरण कराओ। ये जो व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश की जो भावना थी, अब केवल हम बड़े, हमारा दल बड़ा, देश की चिंता कोई नहीं कर रहा है। तो इस तरह से निकाल के मुद्दे लाते हैं। आप देखिए कि अभी कोई इस मुद्दे की ज़रूरत नहीं थी कि इसको विरोध करें या वो करें। आप क्या करना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अभी काम होना देश में बहुत ज़रूरी है। और अखिलेश हो या उनके पिताजी मुलायम सिंह हो, सब जानते हैं कि उनकी राजनीति पूरी जो MY समीकरण एक चलता था, मुस्लिम यादव समीकरण, उत्तर प्रदेश में वो इसी की दम पर ही वो राजनीति करते हैं। और यदि वो इसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो तो जीरो पे आ जाएंगे। बीच में सिमट ही गए थे, फिर उन्होंने वही जाति और धर्म का सहारा लिया, फिर थोड़ी सी ताकत मिली और अब वो उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि 2022 में भी 2024 में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिले हैं, और उसी की वजह से लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव भले ही दिल से ना मुस्लिमों के साथ हों, लेकिन मजबूरी तो है उनकी कि उनको मुस्लिमों का साथ देना ही पड़ेगा। वही मैं बात कर रहा है कि वोट बड़ा हो गया, इससे ये नहीं सोच रहा है कि देश कहाँ जाएगा, हमारी सीटें बढ़ जाएं, हम ताकतवर दल बन जाएं। लेकिन यदि ये इस तरीके से करते रहेंगे तो ये कोई लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगा, क्योंकि जातियों और धर्म की राजनीति को जनता नकारती भी है। ये क्षणिक हो सकता है, अभी वो उन्माद पैदा करेंगे अभी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव, अब लोकसभा के जैसे ही वहाँ एनर्जी मिली है ऐसे दलों को जो जाति और धर्म के नाम पर, तो बीजेपी भी इस बात को जानती है कि उसका जो हिंदू वोट बट रहा है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पर, तो उसने जेपीसी में भेज दिया कि मुद्दे को हम भी गर्म करेंगे। आपने लोकसभा में इसका विरोध करके किया है तो हम भी इसको गर्म लंबा चलेंगे। और वो फिर हिंदू को ध्रुवीकरण करेगी, जिस तरह से राम मंदिर मुद्दे पे और भी चीज़ों पर किया हुआ। तो ये जो राजनीति करने का तरीका बदल रहा है, ट्रेंड, शॉर्टकट, जो आक्रमणता बढ़ रही है, इसके कारण इस तरह के माहौल पैदा किए जाते हैं। और जिन जैसे निकाला जाता है, कहाँ के मुद्दे कैसे निकाले जाते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ें हैं जो भूतकाल में गलत हो गई उनको सुधारना चाहिए, उसमें क्यों विरोध करना चाहिए? यदि दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो दुरुपयोग ही तो दुख है और सदुपयोग ही सुख है। तो आप सदुपयोग हो, आप और ले लो जमीन, कुछ कर लो, बिल्कुल। लेकिन यदि कोई दुरुपयोग हो रहा है तो उसको सुधारना चाहिए। ये थोड़ी कि अतीत में कोई गलतियां की हैं तो हम उनको आगे बढ़ाते जाएं। बिल्कुल ठीक है, और कहीं ना कहीं इसमें सुधार हो रहा है तो विपक्षी पार्टियां क्यों विरोध कर रही है, ये समझ से परे है। प्रकाश सक्सेना जी, मैं आपके पास में आना चाह रहा हूँ। जैसा कि ऋषिका ने बताया और अभी अजय श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड के बाद में तीसरी बड़ी संपत्ति है, जैसे कि डिफेंस के पास में पहली है, दूसरी रेलवे के पास में है, और थर्ड जो है वक्फ बोर्ड के पास में 9.5 लाख हेक्टेयर भूमि है। अगर इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन बन रहा है तो बनना चाहिए, क्या दिक्कत है? रूल रेगुलेशंस का कहीं विरोध नहीं है। देखिए, आप यदि हमारे नाम के आगे विश्लेषक लिखते हैं तो हमारा काम विश्लेषण करना। बिल्कुल। हम ना कांग्रेस के पक्ष में, ना बीजेपी के पक्ष में, ना हिंदू के पक्ष में, ना मुस्लिम के पक्ष में। हम बात कर रहे हैं बिल पे। तो बिल जो लाया गया है, हम देखें कि दूसरे हमारे धर्मों की जो कमेटियां होती हैं उसमें क्या कोई गैर मजहबी व्यक्ति को शामिल करते हैं? ये पहली उनकी आशंका है कि आपने जो प्रावधान किया कि जो सेक्रेटरी लेवल पे जो आप नियुक्त कर सकते हैं इसके लिए, वो कोई भी हो सकता है। तो उनको ये दखल लग रहा है, ये उनका जो डर है,
मुस्लिम पक्ष का कि इससे इंटरफेरेंस बढ़ेगा। कलेक्टर्स को जो पावर दी है, मुख्य चीज ये है कि ये टाइटल डीड की लड़ाई है। आप समझे लीगल पॉइंट को इसके, जिसका उनको डर है कि आप टाइटल डीड, जैसे राम मंदिर का भी मामला था, वो आस्था चला गया, पर हम यदि वक्फ की कोई संपत्ति, जैसे मेरी जमीन पे वक्फ में कब्जा कर लिया, तो वहां टाइटल डीड की वो उसका मालिकाना हक मेरा है या वक्फ का है, तो टाइटल डीड जो निपटा जाता है सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत उसको डील किया जाता है और वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड होता है। तो उनका कहना ये है कि ये टाइटल डीड की लड़ाई है, ये कलेक्टर कैसे डिसाइड करेगा या कोई दूसरा व्यक्ति कैसे डिसाइड करेगा, नंबर एक उनका जो डर है। और दूसरा डर क्या है कि आपने गैर मजहबी लोगों की उसमें एंट्री कर दी है, तो उसको वो धर्म दखलंदाजी मान रहे हैं। कल किरण रिजिजू ने जब इसके बारे में बताया, उन्होंने उसका पूरा विश्लेषण किया, तो उन्होंने कमिश्नर के अधिकार भी वहां पर बताए। तो क्या कोई कलेक्टर और डीएम वगैरह अगर जाकर उसको ऑडिट करते हैं कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, तो क्या ये गलत है? कलेक्टर एक रेवेन्यू ऑफिसर है यहाँ पे, हाँ। वो भी एक डीड के दावा कर सकता, पर वो जज नहीं है वहां पे। आप अंतर समझे, ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट का मामला है ना, जो सिविल के मामले जो कोर्ट में जाते हैं, वहां टाइटल डीड, वहां पर डिक्री पारित होती कि इस पे मालिकाना हक या जो भी इसके हक हैं उसको कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन उसको कोर्ट जब डिसाइड करेगी ना, जैसे किसी संपत्ति पर अगर मान लीजिए वक्फ ने बोल दिया ये हमारी संपत्ति है, हाँ। किसी ने वहां से आपत्ति लगा दी, तो ये चला गया कोर्ट में जाएगा। लेकिन एक्चुअली वक्फ के पास कितनी संपत्ति है इसका तो आंकड़ा होना ये चाहिए आंकलन ना? सरकार कर सकती है, पर हाँ। वो डिसाइड कोर्ट से होगा। मेरा हाँ। सिर्फ इतना, ये मैं अपना पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ये कल संसद ठीक में है। सवाल तो उठे थे, ये जब, सवाल उठे थे, उनका डर, संशोधन उनका बिल डर को लेकर जब चर्चा हुई, कल जब इसे पेश किया गया, तो सर्वे में ये सारी चीजें सामने आई। मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, वो भी इसकी मांग कर रहे थे कि सरकार ने इस बिल को रोक कर रखा है, क्योंकि उनको इसमें कुछ बहुत लाभ नहीं गड़बड़ियां, मिल रहा मैं है। इसकी गड़बड़ियों से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी अपन एक तो विश्लेषण सवाल कर रहा ये है, कि मैं वो बता रहा हूँ। विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? हाँ। अगर मुस्लिम समुदाय करे तो चलता है, नहीं, तो उनको जो देखिए, आशंकाएं हैं वो विपक्ष किस बात पे विरोध, आपने हाँ। उनके बिंदु सुने, उनके आपत्ति के, जैसे मैंने एक बिंदु सुना, ये कल्याण बनर्जी ने उठाया और ये जायज है क्योंकि वो एडवोकेट हैं, उन्होंने माना कि जो टाइटल डीड डिसाइड होती है सिविल प्रोसीजर कोर्ट से, तो ये एक वैलिड पॉइंट है। ये थोड़ी कलेक्टर डिसाइड कर देगा कि ये जमीन इनकी, ये इनकी जमीन होगी। कलेक्टर सर्वे के आधार पर डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन वो सर्वे तो करेंगे ना। सर्वे करेगा, सर्वे तो करने से नहीं रोक सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इस बिल की बहुत सी अच्छाइयां हैं और जो अल्पसंख्यकों का डर है मैं वो बता रहा हूँ। एक तो उनका पहला डर है कि दूसरे धर्म की दखलंदाजी, दूसरा चीज टाइटल डीड ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ये मुख्य चीज। तीसरी चीज जो है कि जो गैर मजहबी लोगों पे वक्फ का कब्जा हो रहा है, वहां अभी तक नेचुरल जस्टिस की हत्या हो रही थी, तो ये अच्छा प्रावधान है सरकार जो लाई है कि उसकी अपील होना चाहिए और उसकी सुनवाई होना चाहिए, ये अच्छा प्रावधान है इसमें। ठीक है प्रकाश जी, लेकिन जिस तरह से अब इसको लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध देखा जा रहा है, इसके देखिए तमाम मायने तो निकाले ही जा रहे हैं। अभी जैसे कि हम एमवाई फैक्टर को लेकर बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और कहीं ना कहीं अब उन्होंने यहाँ पर मुलायम सिंह वाला जो दाव था वो अब यहाँ पर चल दिया है कि किस तरह से कह सकते हैं कि ये उनकी मजबूरी ना हो, लेकिन उन्हें मुसलमान वोट बैंक के साथ खड़े होना पड़ेगा, मुस्लिमों का साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी की भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इस बिल को लाना, इस बिल को लाने की कितनी जरूरत थी, इस बिल को इस समय पे लाने की क्या आवश्यकता थी, और इस बिल को अब जेपीसी में भेजने की क्या स्ट्रेटेजी है। नीरज तिवारी जी, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, आप देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया ट्रायल कराकर ये तो पता कर लिया कि इस बिल की सराहना तो की जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें काफी सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, काफी सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो इस बहस को खत्म नहीं करना चाहते। अगर ये बिल जेपीसी में चला गया है तो हर छोटी छोटी बातों का मीडिया ट्रायल होगा, जब जब चर्चा होगी और ये बहस का मुद्दा बना रहेगा, और कहीं ना कहीं जब आम जनता में इसकी अच्छाइयों की चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनावी माहौल तो बनने वाला है ना नीरज जी। जी बिल्कुल। अब ये देखिए कि मोदी जी ने अभी तक छोटे काम तो किए नहीं, हाँ। जितने भी किए सब बड़े बड़े काम किए, वो राष्ट्रीय थे। चाहे आपका 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर हो, जितने भी आप एनालिसिस करोगे सब बड़े। उन बड़े कामों में से एक बड़ा काम वक्फ बोर्ड भी है। आप ये कहोगे लगभग 8 लाख एकड़ में फैली जमीन का उपयोग हमारे भारतवासी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो। अब कहना है कि मुस्लिम समुदाय ही नहीं कर पा रहा है। हाँ। सबसे ज्यादा 58,000 केस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ पे किया है।
यदि हम आकलन करें, देखेंगे, पता चलेगा इतने सारे केस हुए हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ये तय किया गया कि देश की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और उस जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब जैसे कहा गया कि महिलाओं की दखलंदाजी होनी चाहिए, अब भाई हर फील्ड में महिलाओं की दखलंदाजी हो रही तो वहां क्यों ना हो, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। भाई सब अपने योग्यता अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जहां जहां सहयोग करने की जरूरत है वहां वहां सहयोग हो रहा है। अब बात ये आई कि मीडिया ट्रायल किया जाए, जेपीसी में भेजा जाए। अब मुझे ये बताओ कि पहले मीडिया के जरिए तो पता चलता है कितने लोग विरोधी हैं, कितने लोग समर्थन। बिल्कुल यदि हम तीनों चीजों को अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करें कि इस बिल में किसको लाभ है, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय को लाभ है। यदि आप अच्छे से देखें, आप कोई भी बिंदु उठा करके चर्चा तो कर लेंगे, माहौल आप कुछ भी खड़ा कर सकते हो, लेकिन राष्ट्र हित में मुस्लिम समुदाय का योगदान है, पहले भी था, आज भी है। आज वक्फ बोर्ड की जमीन का उपयोग आप देखिए, सेना के पास जो जमीन है उसका उपयोग हो रहा है, सेना के द्वारा हो रहा है। रेलवे की जो जमीन है वो रेलवे के द्वारा हो रहा है। अब मुझे बताओ वक्फ बोर्ड की जमीन का क्या हो रहा है? वो वैसे ही पड़ी हुई है ना, क्या उसका उपयोग नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए ना। अब समय आ गया है, उसमें जो भी संशोधन हो सके। अब वोट बैंक के लिए संशोधन नहीं हो रहा है, राष्ट्र हित में संशोधन हो रहा है, उसको हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। एक दो पॉइंट तो होता है, आप मान लो जैसे ऑपरेशन हो शरीर में किसी विभाग का, अब थोड़ा बहुत तो खून गिरता है ना। अब ये सोच ले कि उस थोड़े बहुत खून के चक्कर में हम ऑपरेशन ही नहीं कराएंगे तो ठीक कैसे होगा? अब थोड़ी बहुत ऊंच नीच होता है, उसको हम समय के साथ बैलेंस कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर राष्ट्र हित में इस जमीन का उपयोग किया जाएगा, उसकी संपत्ति का उपयोग किया जाएगा तो किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अजय श्रीवास्तव जी, जैसा कि ऋषिका भी बता रही है, तमाम मेहमान है वो भी बता रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास में भेजने का मकसद क्या ये तो नहीं होगा कि इसको और ट्रांसपेरेंसी बना दें, क्योंकि देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में तमाम लोग रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं रहते, विपक्ष के लोग भी रहते हैं, और वो हर एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जहाँ कमियां हैं उसको और दुरुस्त किया जाए और कहीं ना कहीं इस पूरे कानून को ट्रांसपेरेंसी बनाया जाए। क्या ये वजह रही है जेपीसी के पास में भेजने की कानून? देखिए होता क्या है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो होती है उसमें सभी दलों के सांसद रहते हैं और योग्य सांसदों को उसमें लिया जाता है। प्रश्न इस बात का है कि जो कानून जब भी केंद्र सरकार लेके आती है, पहले कांग्रेस क्या है कि राई का पहाड़ बनाती है और पहाड़ बना के ये कहती कि ये हट नहीं पाएगा। 370 धारा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, 370 उन्होंने लगाई। उन्होंने को ये कहने की जरूरत नहीं थी कि हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएंगे, ले गए उसको, मतलब उसको ले जाने की बात कही। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि अकेला भेंट द्वारका वाला मामला नहीं है। वहाँ पर एक जय ज्वाला देवी का वहाँ पे मंदिर है गुजरात में, गिरनार पर्वत पे। उस गिरनार पर्वत पे जो ज्वाला देवी का मंदिर है उसके ऊपर एक अली बाबा की मजार बन गई थी और वक्फ बोर्ड ये कह रहा था कि ये ज्वाला देवी का मंदिर नीचे है, नीचे लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, और लेकिन वो वक्फ बोर्ड वाले ये कह रहे थे कि ऊपर हमारे बाबा जो हैं वो किया करते थे प्रेयर वगैरह, उनकी नमाज वगैरह और उनका जो था। अब वो उन्होंने उस पर कब्जा कर दिया कि ये हमारी है। तो वक्फ बोर्ड ये कह रहा था कि नहीं ये ज्वाला देवी मंदिर है। हिंदुस्तान में मथुरा की जमीन देख लीजिएगा आप, मथुरा जो है, मथुरा में जो एक फर्जी कमेटी बना दी मध्य प्रदेश के एक मक्कार मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा ने, उन्होंने जाके एक बनाई और उन्होंने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का 2.5 एकड़ जमीन ईदगाह को दे दी, शाही ईदगाह को। अब जो शाही ईदगाह है वहाँ वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि जगह हमारी है, लेकिन वहाँ पर पैच यहाँ पर फंसा है कि जो उसका प्रॉपर्टी टैक्स है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट दे रहा है। तो जब आपकी जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो फिर वक्फ बोर्ड उसका संपत्ति कर क्यों नहीं दे रहा? तो ऐसे कई मामले हैं हिंदुस्तान में, ऐसे कई उलझे हुए मामले हैं। ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है बीजेपी की, जेपीसी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसमें भेजने के पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है। कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने की अब स्टैंड पर जो है बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं सीएए का जब मुद्दा उठा था तो विपक्ष ने उतना विरोध इसका नहीं किया था, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, तब हिंदू मुसलमान करने का मौका नहीं मिला था। और अब इस बिल के जरिए जब इस बिल की चर्चा जेपीसी में होगी, क्योंकि अब विपक्ष जो है वो मजबूरी में ही सही लेकिन मुस्लिमों के साथ खड़ा हुआ है,
देखिए और अब हिंदू मुसलमान मैं बनने आपको का एक बात मौका बताऊं, यहाँ पर मैं आपको बीजेपी एक को बात मिल बता सकता रहा है। हूं कि हिंदुस्तान का जो नुकसान है, जो मौलाना आजाद ने किया है, वो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। सबसे सही व्यक्ति जो था मोहम्मद अली जिन्ना था, उसने ये कहा है कि हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, इस कारण मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। मौलाना आजाद कह रहे कि रह सकते हैं। आज हिंदुस्तान में स्थिति क्या आ रही है? यही आ रही है। आज बांग्लादेश में स्थिति क्या आ रही है? तो जो नुकसान हिंदुस्तान का मौलाना आजाद ने किया, वो किसी ने नहीं किया। तो जो स्थितियां बन रही हैं, जो सारी बातें बन रही हैं, जो स्थिति आ रही है कि ये जो 3.5 लाख भूमि थी, वो रातों रात वक्फ बोर्ड की 10 साल में 9 लाख एकड़ कैसे हो गई? वो जमीन में कोई ना कोई दुरुपयोग तो हुआ। कांग्रेस तुष्टीकरण इसलिए नहीं कर रही थी कि उसे कोई मुस्लिमों से लगाव था। मुस्लिम प्रचार किया है, मुस्लिम जो बलपूर्वक जमीन पर कब्जा किया है, ये भी आरोप है। मुस्लिम जो है वो एक वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, एक तुष्टीकरण के रूप में उपयोग किया। जब उनका नहीं चल पाया, जब उन्होंने देखा 46 सीट आ रही हैं, 54 सीट आ रही हैं, बामुश्किल 99 पे पहुंच पा रहे हैं, सारे दल मिलकर जो हैं, उनके तुष्टीकरण वाले जो हैं, वो उतनी सीटें नहीं ला पा रहे हैं जितनी भाजपा लेके आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है अजय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर जिस तरह से आज तमाम सियासत हम देख पा रहे हैं, विपक्ष का विरोध भी और सत्ता पक्ष की तरफ से जो स्ट्रेटेजी चली जा रही है वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं देवदत्त दुबे जी, क्योंकि अगर चुनावी नजर से हम इसको देखें तो राम मंदिर की अगर हम एक उदाहरण ले लें, क्योंकि आपने राम मंदिर का भी जिक्र किया था, अब भारतीय जनता पार्टी को ये चीजें समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं मुद्दे को ठंडा नहीं करना, उसे गर्म बना के रखना है। राम मंदिर की अगर हम बात करें, राम मंदिर जब बनने वाला था, राम मंदिर की जब चर्चा हुई, वहां पर भूमि पूजन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा देश था। ऐसा लग रहा था कि अब तो उनकी मतलब जिस तरह से वो दावे कर रहे थे कि अब की बार 400 बार, ये माना जा रहा था शुरू में कि ये उनको मिलेगा क्योंकि राम मंदिर बनवाया। लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने के बाद जनता इस मुद्दे को भूल गई और उसके बाद वहां पर जो स्थानीय परेशानी थी, जनता ने उसको याद रखा। तो बीजेपी ये तो समझ गई कि अगर किसी भी मुद्दे को सुलझा दिया जाए तो उसका फायदा फिर चुनाव में बाद में नहीं लिया जा सकता। अगर वक्फ बोर्ड बिल को यहाँ पर पास करा दिया जाता, उसमें संशोधन कर दिए जाते, तो हो सकता है कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में उसका फायदा तब नहीं मिलता, इसलिए जेपीसी में इसको रखकर चर्चा में लिया जा रहा है। बिल्कुल देखा होगा आपने कि अचार जितना पुराना होता जाता है उतना वो फायदेमंद होता जाता है, बरसों चलता है। ऐसे ही है, मुद्दों को भी ये लोग कड़ा ऐसे बीरबल जैसी खिचड़ी जैसे पकाते रहते हैं, क्योंकि वो प्रत्याशा रहती है कि अभी ये होगा तो हाँ, अभी मतलब उसको पूरा सुलझाना नहीं चाहते, उसको चर्चा में रहने देना चाहते हैं। उस पर डिबेट करेंगे ना पूरा। हाँ। उस पर एक हर जन की इच्छा, जैसे आज हम आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे चाय के टपरों पे, पान के टपरों पर भी चर्चा हो रही है। तो ये जो निकलता है, मंथन होता है, तो ये मंथन की दौर है और उसमें स्वाभाविक है यदि आपके पास सही ज़मीन है, उसका रिकॉर्ड सही है, उसका सदुपयोग हो रहा, तो चाहे कलेक्टर आए, चाहे उसमें कोई इन्वॉल्व हो जाए, सेना हो जाए इन्वॉल्व, सही को क्या डरना या सही को क्या संकोच करना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप कई चीज़ों को देख लोगे, वैसे सब सही है, लेकिन जैसे कोई अपराधी होता है, फिर उसके मकान की जब नपाई शुरू होती है, नगर निगम नक्शा देखता है, तो कोई ना कोई गलती निकल ही आती है, तो फिर वो बुलडोजर चलता और सब होता। तो आप कितना भी कुछ कर लो, कहीं ना कहीं गलतियां तो होंगी, और यदि आपने गलतियां की हैं तो फिर वो माहौल इसलिए बन रहा कि आम जनता तो यही कहेगी भाई ठीक है, ये ज़मीन जिसका सदुपयोग नहीं हो रहा उसको क्यों इनको रखा जाए। तो ये सब जो बहस होती है, ये सब चिंतन मनन होते, इससे एक माहौल बनता, ध्रुवीकरण होती, चर्चा बनती, और फिर जो मोड़ देता है, जिसके पास माउथ पब्लिसिटी की ताकत अच्छी है, जिसके पास मीडिया, जिसके साथ बहुत सारी इसमें कारक भी होते हैं, उत्प्रेरक का कार्य जैसे कहते हैं ना, कैटलिस्ट, कौन क्या कर पाता है, ये बहुत सारी राजनीति यही तो है, ध्रुवीकरण का, माहौल का। तो ये सब चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे, क्योंकि अभी देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको जब जब छुआ जाएगा तब ऐसी ही बहस छिड़ेगी और ऐसे ही उससे फिर एक दिशा तय होगी। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि माहौल कैसा बन रहा है, ये देखने की कोशिश की जा रही है। इसी का एक गांव में कहावत है, चटमंगनी पट ब्याह। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही सगाई हुई वैसे ही शादी कर देना। ये स्टैंडर्ड रहा बीजेपी का पिछले 10 सालों से कि जैसे ही कोई बिल लेकर आई, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति के पास और कानून बना, फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास कानून बना। एक स्ट्रेटजी समझ में आती है। हाँ। मनीष जी, अब नजूल को लेकर जिस तरह से विधेयक लाया गया उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी अगर यूपी सरकार चाहती है दोनों सदनों में, क्योंकि उसके पास बहुमत था, तो उसे भी पास कराया जा सकता था, उसे भी रोक कर रखा है कहीं ना कहीं। तो इन मुद्दों को अब भारतीय जनता पार्टी ठंडा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि अगर चीजें हो जाएंगी, उसमें सुधार हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ठंडे बस्ते में रख दिया जाएंगी और हो सकता है जनता उसको भूल
भूल जाए, लेकिन चुनाव तक इसको गर्म रखा जाना चाहिए। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी अब समझ आ रही है, क्योंकि जितना जनता में इसकी चर्चा होगी उतना लाभ बीजेपी को मिलेगा, बिल्कुल, उसके और कहीं ना सपोर्ट कहीं को ले देखिए सकेगी। बिल्कुल ठीक, और तालाब में कंकर मारकर उसकी तरंगे कैसी उठ रही है ये भी देखने की कोशिश है। जैसे आपने बताया कि ये मीडिया ट्रायल है, मीडिया ट्रायल के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि माहौल कैसा बन रहा है, तालाब में पत्थर मारकर उसकी तरंगे कैसी उठ रही है, कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश की जा रही है। तो ऑल ओवर डिबेट में यही है कि माहौल कैसा होगा, इससे लोगों के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के क्या विचार है, एक मंथन मनन चल रहा है कुल मिलाकर ये। बिल्कुल ठीक है मनीष जी, और इसी पर हमारी आज की चर्चा बीच बहस में कि वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन को लेकर कल पेश किया गया उसे जेपीसी में तो भेज दिया गया, लेकिन विपक्ष का इस पर विरोध करना, बीजेपी का इसको जेपीसी में भेजना, ये किस और इशारे कर रहा है? क्या इस पर बहस कहां तक जाएगी? अगर जिन छोड़ दिया है अब वक्फ का तो ये कितना दूर तक जाएगा? इसी पर आज की चर्चा रही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।